हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये देखिए, गुमनाम हो गए गांधी जी को जीवन देने वाले बत्तख मियाँ। आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। बात तब की है जब गांधी जी 1917 में चंपारण में नील सत्याग्रह के लिए आए थे, तो उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी इरविन उनको अपने यहाँ रात्रि भोज पे बुलाए थे और इसके साथ ही उन्होंने अपने रसोइये बत्तख मियाँ को यह आदेश दिया था कि आप दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को पिला दें। लेकिन बत्तख मियाँ के भी अंदर एक भारतीय खून था और वो गांधी जी को जहर तो मतलब मिला तो दिए, लेकिन साथ ही इशारों में बता दिए थे कि इसमें जहर वाला दूध है। और इस तरह से गांधी जी की जान बच गई थी। बाद में इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर काफ़ी अत्याचार भी हुए, लेकिन आज इन शख्स की वजह से गांधी जी जिंदा हुए और शायद भारत की आज़ादी में इनका भी योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। ये देखिए, महामौगलान दिवस। बिहार सरकार 4 दिसंबर अग्रहायण अमावस्या के दिन मनाने जा रही है क्या, महामौगलान दिवस। महामौगलान जो थे वो गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महामौगलान को धम्म सेनापति की उपाधि भी दी गई थी। और आज ही के दिन 4 दिसंबर यानी कि अग्रहायण अमावस्या के दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था, तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। तो बिहार सरकार मना रही है। क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकते हैं कि महामौगलान कौन थे, तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। उन्हें किस चीज़ की उपाधि मिली थी, धम्म सेनापति की उपाधि मिली थी। किस दिन उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, तो अग्रहायण अमावस्या 4 दिसंबर को मनाया गया। चलिए, ये देखिए, मधुबनी के एक पैरा तैराक हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पैरा तैराक हैं शम्स आलम। इनको मिला है बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल अवार्ड। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल अवार्ड दिया किन्होंने है, रामनाथ कोविंद ने। और शम्स जो हैं बिहार के पहले पैरा तैराक हैं, तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार से हैं और पहले हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नाम याद रखना है, शम्स आलम। ये देखिए, हर्ष फायरिंग। अभी बिहार में एक बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है हर्ष फायरिंग। देखिए, होता क्या है कि जो भी कार्य आयोजन वगैरह होते हैं उसमें खुशी में लोग क्या करते हैं, बंदूक से फायर करते हैं। और इसी दौरान होता क्या है कि दुर्घटना घट जाती है। अक्सर एक दो आदमी को गोली लगने की घटना आती है, कभी इस पद से कभी उस पद से, कभी बारात या जो भी हो। तो उस पर एक शून्यकाल में ध्यान आकृष्ट किया गया। तो बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए है कि शून्यकाल क्या होता है। तो चलिए शून्यकाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, शून्यकाल जो होता है वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का काल होता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कोई जिक्र नहीं था, ये बाद में बनाया गया था। ठीक है, 1960 से लगभग है। और इस समय लोक महत्व मतलब जो भी लोक कल्याण के लिए है उसका क्वेश्चन उठाने का परंपरा रहता है। तो याद रखना, शून्यकाल 12 से 1 बजे तक 1 घंटे के लिए। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि किसका इसमें से किसका जिक्र संविधान में नहीं है, तो 0 आवर आपका देगा, क्वेश्चन आवर देगा, प्रश्नकाल तारांकित या गैर तारांकित, तो उसमें आपका शून्यकाल हो जाएगा। ये देखिए, आज राजेंद्र बाबू की जयंती मनाई गई। कल ही हम लोग देखे थे कि मेधा दिवस का भी मनाया रही है बिहार बोर्ड। उस दिन बिहार बोर्ड अपने टॉपर्स को सम्मानित की है। इसी तरह सदाकत मतलब हर जगह राजेंद्र बाबू को मनाया जा रहा है। राजेंद्र बाबू को उपाधि मिली थी देश रत्न की। हमारे प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। और देखिए, ये देखिए, राज्य स्तरीय खादी मेला। खादी मेला का उद्घाटन कब होगा, 11 दिसंबर को होगा। और कहाँ होगा, आरा में होगा। बस इतना ही नाम याद रखना है, राज्य स्तरीय खादी मेला का उद्घाटन आरा में होगा। एक डेटा है कि बिहार में 12,089 लोगों की कोरोना से क्या हो गई, जान चली गई है। एक डेटा है गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मौत जो हुई है गोपालगंज से हुई है। सेकंड नंबर पर जहानाबाद है और सबसे अंतिम में भागलपुर है। ये देखिए कि कुछ लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्मदिन अधिवक्ता दिवस के रूप में ही मनाया है, तो खैर ये सब एडवोकेट्स की बात है। और ये देखिए कि गांधी संग्रहालय में 12 को किया जाएगा राजेंद्र साला का उद्घाटन। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि राजेंद्र साला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो गांधी संग्रहालय में किया जाएगा। ये देखिए, एक न्यूज में आया है कि टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करना है। तो बिहार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि आपसे कि बताइए कि टाल क्षेत्र कहाँ है। तो टाल क्षेत्र देखिए, गंगा नदी के जस्ट उत्तर में जो बाढ़ और मोकामा वाला एरिया है ना, इसी को टाल रीजन कहते हैं। तो गंगा नदी के उत्तर में है टाल क्षेत्र, बाढ़ और मोकामा।
एक वर्ड आ रहा है छोआ, शायद आप लोग परिचित होंगे, जो लोग नहीं परिचित होंगे उनको बता दें कि जब चीनी बनता है, मतलब गन्ने के रस को जब बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, तो उसके ऊपर एक गंदगी टाइप का बैठता है, उसे छोआ कहा जाता है। इसका मूल्य निर्धारित नहीं सरकार करेगी। इसका उपयोग अगर अक्सर देखा जाए तो पहले शराब बनाने में किया जाता था, क्योंकि इससे शराब बनता था। स्पिरिट बनाने में भी इसका उपयोग सुनने में आया है कि होता है। तो इससे क्या होता है कि जो गन्ना मिल के मालिक होते हैं उनको छोवा की अच्छी कीमत मिल जाती है। अब बिहार में शराब बन नहीं रहा है तो अदर स्टेट इससे मांग कर सकती है या इसको प्रदान किया जा सकता है, तो इसका मूल्य नियंत्रित नहीं करेगी। आप जितना में अपना बेचिए और कमा सकते हैं। लेकिन इसका उत्पादन अभी जो होगी, बिहार में इथेनॉल नीति आ रही है। इथेनॉल नीति लाने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। तो इथेनॉल लाने में छोआ का इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो सीधे पूछ देगा कि छोआ वर्ड या फिर जो गन्ना नियंत्रण में या इथेनॉल में कौन सा सामग्री है जो हेल्प करता है। तो गन्ना का एक तो पहला है कि डंठल, गन्ना का डंठल, मक्का का डंठल, ये सब तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन छोआ वर्ड भी अगर आपसे पूछे तो समझ लीजिएगा कि उसका भी इथेनॉल में उपयोग हो सकता है। अब चलिए, अब नेशनल करंट अफेयर्स। ये देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है और उस दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो बस इतना ही याद रखिएगा, क्योंकि कल भी मैं बताया था कि जो खासकर महापुरुष के ऊपर जो दिवस मनाया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। चाहे वो पराक्रम दिवस आपका हो गया, समर्पण दिवस कल ही हम लोग पढ़े थे, और ये महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण बेसिकली क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जब शरीर त्याग किया जाता है। और आपको पता होगा कि अंबेडकर अंतिम में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो उनसे महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। ये देखिए, मोदी जी ने गोवा के लोगों को फ्रांसिस उत्सव की शुभकामना दी है। अब मोदी जी दिए हैं, प्रधानमंत्री दिए हैं, तो इम्पोर्टेंट तो हो जाता है। तो फ्रांसिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। ऐसे ही कई उत्सव को पूछ लेता है, जैसे नौरोज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है या कहाँ से आया है, किस धर्म के लोगों का है, पारसियों का है। तो इसी तरह फ्रांसिस उत्सव आपसे पूछ सकता है। जिस बेसिकली देखिए, ये क्रिश्चियन टाइप का नाम लगता है आपको, तो क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं केरल में, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए केरला भी दे सकता है। बट फ्रांसिस उत्सव मनाया कहाँ जाता है? गोवा में, और गोवा का एक प्रमुख फेस्टिवल है। तो नरेंद्र मोदी ने दिया है आपको। ये देखिए, दिल्ली के नाम एक और कीर्तिमान हो गया है कि प्रति वर्ग मील सीसीटीवी कैमरा लगाने में दिल्ली दुनिया में नंबर 1 बन गया है, और ये काफ़ी गर्व की बात है। ये देखिए, यहाँ पर डेटा है कि दिल्ली में प्रति मील जो है कैमरे 1826 टॉप पर हैं। इससे पहले लंदन था 1138 कैमरों के साथ। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, और ख़ासकर पीटी के लिए भी, कि सबसे ज़्यादा प्रति मील सीसीटीवी लगाने में दुनिया में कौन नंबर 1 बन गया है? तो दिल्ली। ये देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये दिल्ली में, खासकर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि एक तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्कूल बंद है, तो उसको नियंत्रण के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड की स्थापना की गई है। और यही सब, मतलब यही एक डेटा है, और इसमें ज़्यादा कुछ देखना है नहीं। ये देखिए, आज के दिन ही 4 दिसंबर 1829 को ही सती प्रथा के लिए एक्ट लाया गया था। सती प्रथा निषेध करने के लिए, ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय की सहायता से कौन लाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक लाए थे। याद रखना, 1829 में। आज के दिन था तो पेपर में था, तो सोचे कि एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये देखिए, पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया गया। भारत का पहली बार पहला अपना स्वदेशी सर्वर बना है, नाम दिया गया है रुद्र। इससे पहले चर्चा में रुद्रम वगैरह रहा है, तो उससे कोरिलेट मत कीजिएगा, ये रुद्र बिल्कुल अलग है। ये अपना पहला स्वदेशी सर्वर है। ये देखिए, इंदौर का एक बहुत अच्छा पहल है कि वो कचरा घर को क्या कर दिया है? ऊर्जा भंडार बना दिया है। इसमें क्या है कि गीले कचरे से क्या बनेगी? बायो सीएनजी बनेगी। एक तरफ देखिए, कचरा का जो प्रबंधन है करने में भारत काफ़ी पीछे चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में अगर ऐसे ऐसे प्लांट या फिर ऐसे ऐसे प्रबंधन किए जाएंगे, तो कचरा से अगर गैस बनता है तो सोचिए कि बायो सीएनजी बनेगा, तो उससे क्या होगा? रसोई घर से लेकर के गाड़ी वगैरह सब चलेगी, तो प्रदूषण का लेवल तो एक लेवल कमेगा ही, साथ ही साथ कचरा का भी उपयोग हो जा रहा है, तो दोहरी फायदा है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंदौर बनाया है सबसे पहला कचरा घर का ऊर्जा भंडार। कचरा घर को किसने बनाया है? इंदौर बनाया है। और कौन सी गैस तैयार करेगी? तो बायो सीएनजी। ये देखिए, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में एफडीआई बढ़ते जा रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 54% घट गया है।
अभी हम कई सारे सेक्टर में देखें कि 49% से बढ़ा के 74% तक एफडीआई कर दिया गया, लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। कोरोना वगैरह के कारण जो भी है अपने आप घट के 54% तक नीचे आ गया। तो याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह बढ़ने को आप लोग पढ़ रहे हैं और कुछ में अगर घट रहा है तो क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 54% एफडीआई घट गया। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। संसद में अक्सर देखा जाता है कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, दो तरह की समिति काफ़ी फेमस है। तो इस बार संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मतलब शताब्दी समारोह मनाई जा रही है। इसके लिए क्या किया गया है, जितने भी विधानसभा क्षेत्र के जो भी हैं, विधानसभा के जो मतलब निमंत्रण भेजा गया है कि आप इसका हिस्सा बनिए। सभी विधानसभा को इसको हिस्सा बनने के लिए निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है, ये समारोह का बहिष्कार करेगी। खैर हमको इससे नहीं लेना देना, हम लोग को देखना है क्या, संसद की लोक लेखा समिति। देखिए दो समिति काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है और क्वेश्चन आपसे पूछती है, लोक लेखा समिति और एक प्राक्कलन समिति। तो इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपसे ही बनेगा कि इसमें से किस समिति के 100 वर्ष पूरे हुए। 1921 से शुरू हुई थी ये समिति, लोक लेखा समिति, और आज 2021 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। तो चलिए थोड़ा जानते हैं लोक लेखा के बारे में। ये देखिए लोक लेखा समिति क्या होती है, भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षा करती है। ठीक है, इसका पहली बार 1921 में हुआ था और इसमें 22 सदस्य होते हैं। याद रखने, 15 लोकसभा से और 7 कितने होते हैं राज्यसभा से। 15 7 टोटल कितने हो गए 22। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष पार्टी से होता है, सत्ता दल से नहीं होता है, विपक्ष से होता है। लोक लेखा समिति 15 + 7, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इसके बाद आती है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति जो होती है 30 सदस्यीय समिति होती है और इसमें राज्यसभा से कोई भी नहीं होते हैं। टोटल के कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही स्टैटिक पूछेगा, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं 22, 15 + 7 इसमें 30, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। तो लोक लेखा समिति का विपक्ष और प्राक्कलन का हो जाता है कौन, सत्ता पक्ष का नेता होता है। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आईएमएफ की दूसरी शीर्ष अधिकारी, मतलब डिप्टी जो डायरेक्टर होगी वो गीता गोपीनाथ। अभी गीता गोपीनाथ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर रही थी और अभी उनको शायद आने वाले समय में प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि अभी जनवरी में जो डिप्टी हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो गीता गोपीनाथ पहली अर्थशास्त्री है जो उस लेवल तक पहुंची है और शायद आगे भी हो सके और डायरेक्टर का भी पद ले। हालांकि अभी आईएमएफ की डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, याद रखना है। और गीता गोपीनाथ पहली मुख्य अर्थशास्त्री भारत से हैं, तो इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए फिलिस्तीन की पहली दिव्यांग फुटबॉल टीम बनी है। हालांकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद है, उसमें फिलिस्तीन को देश का दर्जा भी कम ही लोग दे पाते हैं, लेकिन देखिए पहली बार इन्होंने दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल की टीम चुनी है। तो ये एमपीटी फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग मैच की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और आज के लिए बस इतना ही, और साथ ही साथ एक जज्बा देता है कि देखिए एक विकलांग होकर भी लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी कर रहे हैं। और एक संदेश दिया गया है फिलिस्तीन के द्वारा, शायद इजराइल के जैसे, क्योंकि इनमें जो टीम के जो कैप्टन या फिर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो क्या हुए थे, इजराइल के हमले में घायल हो गए थे, बाद में इनका पैर काटना पड़ा था। तो अपने देश की तरफ से एक संदेश है।